एजेंडा क्या होगा उत्तर प्रदेश में। उसके देखिए, चुनाव वही लड़ता है और जीतता है जिसका एजेंडा मुख्य बनता है। इस मामले में कांग्रेस बहुत हद तक सफल रही। उसने चाहे आरक्षण के सवाल को, उसका फायदा नुकसान जो भी हुआ उसको, लेकिन उसने अपने सवालों को एजेंडा बनाने में सफलता हासिल की, इसलिए कांग्रेस आज रेकनिंग में है। लेकिन बीजेपी की मुश्किल यह हुई कि वो कोई मुद्दा ही नहीं बना पाई इस चुनाव में, इसीलिए वो पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर वो 55 सीट आती है, अगर जैसा मैं कह रहा हूं, तो ये बीजेपी के लिए एक नुकसान है, क्योंकि पिछली बार भी इतनी सीटें थी, वो बढ़ नहीं रही हैं, वहीं अटक करके रह गई है। तो ये एक तरह से बीजेपी की चिंता की बात। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का कोई एक चेहरा उस तरह से यूपी में नहीं होना, वरुण गांधी जैसे नेता का यह बयान देना कि यहां 55 मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हालांकि राजनाथ सिंह उसके बाद कल बहुत तेजी से कैमरे के सामने कहते हुए गुजरे कि सिर्फ एक है और पर्दे के पीछे है, और उसके अलावा 4 मुख्यमंत्री की दावेदारी, अलग अलग बयान, कहीं यह भी वजह है कि बीजेपी का कोई एक चेहरा नहीं होना, लगातार एकजुटता के साथ लंबी लड़ाई के लिए तैयारी नहीं करना, यह नुकसान भी होने वाला है चुनाव में? मैं फिर कह रहा हूं कि ये एग्जिट पोल के सर्वे हैं, नतीजे नहीं, लेकिन हम बहस उसी पे कर रहे हैं। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि आपके सर्वे के आधार पे मैं आपके चैनल पे बैठा हूं और बहस कर रहा हूं, तो मैं तो बोल चुका हूं। लेकिन देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की रणनीति होती है चुनाव के अंदर। हमारी जो रणनीति थी, जो हमारी परिस्थितियां हैं पार्टी की, उसके हिसाब से हमें लगा कि कोई चेहरा ना प्रोजेक्ट करके हमें उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा, और उस रणनीति के तहत हम उतरे हैं चुनाव में। वो 6 तारीख को पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। लेकिन अभी मैं जानता नहीं, जो मेरे से पहले बोल रहे थे वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मुझे आपका सर्वे को मैं सही मानूं तो उसके हिसाब से कोई मुझे ये बता दे, 3 बिंदु दे दे कि समाजवादी पार्टी का क्या एजेंडा था। कहीं एजेंडा ही बात करनी है तो मेरे को कोई समाजवादी पार्टी के एजेंडा को अगर आपने नहीं पढ़ा हो या नहीं सुना हो तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। समाजवादी पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर था, भ्रष्टाचार को हटाना। मैं बताता हूं, अब बोलने दीजिए ना, आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं तो आपको सफर नहीं होता है। औरतों के लिए उनको हम लोग पैसे दे देंगे, आप बलात्कार करो, हम आपको पैसे देंगे। आपका एजेंडा कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक कुशवाहा के खिलाफ किताब छापेंगे और कुशवाहा को केसवाहा बनाकर बूथ में बैठा लेंगे। वो एजेंडा उत्तर प्रदेश की जनता को पता चल गया है, इसलिए आपको किनारे कर दिया। जिसपे भारतीय जनता पार्टी का एक दृष्टिपत्र भी आया था। अब किसी ने उस दृष्टिपत्र को नहीं पढ़ा तो वो कह सकता है। नहीं, आपका एजेंडा कुशवाहा के बारे में क्या था? आपने एक किताब छापी न थी ना, आपने एक किताब दिखाया था ना, कुशवाहा सबसे भ्रष्ट है। कुशवाहा को आप साथ में ले आए, हेलीकॉप्टर में घुमाया, आज चुनाव खत्म होते कुशवाहा अपनी जगह पर पहुंच गए। तो एजेंडा देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को नहीं पता चला। आपने डीपी यादव को लिया, बाहर कर दिया, आपके भी बड़े हमने कम नहीं लिया था, हमने तुरंत बाहर कर दिया। वो हमारा प्रदेश अध्यक्ष जो संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर, जो फ्रंट से लीड कर रहे थे, उनका अंदर उत्तर प्रदेश की जनता को ये बात को समझा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में इनके समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को, कुशवाहा जैसे लोगों को, अपराधियों को मेरा ये मानना है अंजुम जी कि उत्तर प्रदेश में वोट जो पड़े हैं, देखिए जाति की बात जो मैंने कही थी वो अभी भी कायम हूं उस पे। अभी तक उसका जो एक तरह से सफाया होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। विकास पूर्ण रूप से उसका मारक नहीं बन पाया, मगर विकास के मुद्दे पे पड़ा है। और विकास की जब बात करती है तो समाजवादी पार्टी उसका प्रतीक नहीं हो सकता, केंद्र में कांग्रेस बैठी है वो उसका प्रतीक नहीं हो सकता, बगल का जो राज्य लगा है बिहार जिसमें परिवर्तन हुआ है वो एक प्रतीक बना है। ईर्ष्या है उत्तर प्रदेश के लोगों की, मध्य प्रदेश एक विकास की धारा है वो एक प्रतीक बना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसके हिसाब से हमें समर्थन मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी, हम उस पर बात करेंगे वापस। शकील अहमद साहब, बहुत देर से आप सुन रहे हैं दोनों नेताओं को, अगर नतीजे ऐसे ही आए तो आप कैसे एनालिसिस करते हैं? चूंकि आपने खुद कहा कि आप भी कई बार यूपी गए होंगे, कांग्रेस से स्ट्रेटजिकल चूक कहां हुई? राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तमाम नेताओं ने अपनी ताकत झोंक रखी है, बुंदेलखंड में गए, झुग्गियों में गए, झोपड़ी में गए, और कई जगह बिना बताए अचानक पहुंचे कि पूरे शहर में हड़कंप भी हुआ। तमाम कोशिशें, उसके बाद भी चूक कहां हुई? क्या मतदाता को समझाने में नाकाम रहे, या कहें तो जातीय ध्रुवीकरण ऐसा हो गया एक बार फिर पोलराइजेशन, या हो जाएगा जिससे कांग्रेस एक तरह से मुकाबला नहीं कर पाएगी? क्या आपके हिसाब से क्या चूक हुई? देखिए, एक तो मैंने पहले कहा कि चूक की बात तब होगी जब मैं आपका सर्वे स्वीकार करूंगा। मैंने कहा कि मैं आपके इस सर्वे से सहमत नहीं हूं।
मगर निश्चित रूप से कोई भी पार्टी जब चुनाव में जाती है तो अपने हिसाब से वो भरसक जनता के सामने जो परिस्थितियां हैं, जो उनका उसका विजन है, जो उसकी परिकल्पना है विकास के संबंध में, ये रखती है। कांग्रेस के बारे में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के साथ कोई एक जात का समर्थन नहीं है जो कांग्रेस कह सके कि हम फलां जात की या फलां धर्म की पार्टी हैं। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। कभी कभी हमको इसका बहुत फायदा होता है कि सभी समाज हमारा साथ देता है, कभी कभी नुकसान हो जाता है कि कोई समाज कहता है कि लेकिन सिद्धार्थनाथ जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। वो तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज भी मोटे तौर पर जाति के आधार पर ही वोटिंग होती है, लोग जाति के आधार पर ही वोट डालते हैं, इसीलिए स्वयं पितृता को बताना पड़ेगा। देखिए, एक बात ये मानना पड़ेगा कि जाति इस समाज में अभी भी सच्चाई है, और सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया और सिर्फ आंध्रा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप जिस प्रदेश में चले जाइए, दो चार एक अपवाद को छोड़ करके, कि वहां चुनाव में जात की धर्म की बात होती है। और सिद्धार्थनाथ सिंह जी की पार्टी का तो सिद्धांत ही है धर्म के आधार पर बंटवारा करा के अपनी राजनीति करना। माफ करिए, तो यहाँ मैं शकील भाई यहाँ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। सिद्धार्थनाथ सिंह की पार्टी की बात तो सिद्धार्थनाथ सिंह करेंगे, लेकिन जाति और धर्म की बात करें तो सैम पित्रोदा, जिनको सी डॉट का जनक माना गया, जिनको टेलीकॉम क्रांति का जनक माना गया, उन्हें भी बढ़ई बताना पड़ा। हम लोग 22 साल से पत्रकारिता में जनरल नॉलेज की काफी किताबें पढ़ी, पहली बार पता चला कि वो बढ़ई हैं, आज तक नहीं जानते थे। अब उसके बाद आते हैं जो मंत्रियों ने वहां कहा, चाहे बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा, चाहे सलमान खुर्शीद ने कहा, चाहे बाकी नेताओं ने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा, मुसलमान आरक्षण की बात की, श्रीप्रकाश जायसवाल ने, तो तमाम तरह के जो भी जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे पोलराइजेशन की कोशिशें तो कांग्रेस भी की ना शकील भाई, इतना तो मानेंगे ना। प्रणव दादा तक को ले गए पीलीभीत में। नहीं, बिल्कुल अब तो चुनाव खत्म हो गए अजीत जी। स्वाभाविक रूप से ये गलत आरोप है, इसलिए कि वो मुसलमान आरक्षण नहीं है, केवल वो अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है। बीजेपी का दोहरा चरित्र है कि अगर सिख समाज को पंजाब में उसका फायदा हो रहा है तो बीजेपी आरक्षण की बात नहीं करती थी पंजाब में, शकील और भाई उत्तर प्रदेश में आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाने की और गृह युद्ध की बात करते थे। शकील भाई, इसलिए वो और ये कोई नया आरक्षण नहीं है। ये इन जातों को जो पिछड़े समाज के मुस्लिम समाज धर्म में है, इनको आरक्षण पहले से मिल रहा शकील भाई उसको सिर्फ ईयर मार्क किया गया है, ये कोई नया आरक्षण नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हो शकील भाई, लेकिन आप अल्पसंख्यकों की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो मंत्रियों ने भाषण दिए उसमें साफ साफ मुसलमान कहा गया। सलमान खुर्शीद ने भी कहा, बेनी प्रसाद वर्मा ने भी कहा, और पसमानदा मुसलमानों के लिए हम कुछ भी करेंगे, जरूरत होगी तो फांसी पर झूल जाएंगे। यह सलमान खुर्शीद का बयान, बेनी प्रसाद वर्मा का मुसलमानों को और भी आरक्षण बढ़ाया जाएगा, मुसलमानों के लिए और भी बहुत कुछ किया जाएगा। उसमें अल्पसंख्यक नहीं कहा गया था, आपको भी पता है, वरिष्ठ नेता है। बयान जो दिया गया साफ साफ मुसलमानों को फोकस करके मुसलमानों की बात की गई। देखिए, सलमान खुर्शीद साहब ने तो पसमानदा कहा था। पसमानदा का मतलब होता है उर्दू में बैकवर्ड, लेकिन दोनों ने जो अपनी बातें कही थी, दोनों ने अपनी बातें इलेक्शन कमीशन के सामने स्पष्ट की, और दोनों को मामले को इलेक्शन कमीशन ने ड्रॉप किया। इसलिए अब उसको अलग तरह से प्रचारित करने की मैं नहीं समझता। चलिए ठीक है, चलिए शकील भाई, लेकिन कल खुद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि हमारे नेता थोड़ा कम बोलते तो अच्छा होता। रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से ये बयान आया। लेकिन इसका जवाब एक बार शकील भाई दे दें। रीता बहुगुणा जोशी जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा नहीं, वो किस संदर्भ में बोला? चुनाव के पहले की बात बोला, प्रचार के चुनाव के बाद की बात बोला? चुनाव तो के बाद तो अभी आज चुनाव खत्म, उन्होंने कल ही कहा था, उन्होंने कल ही कहा था। बात भी आया, वो किसने? शकील भाई एक सवाल है, तो कब की बात कर रही थी? शकील भाई समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता है राजीव राजी। शकील भाई, अगर सारे आपके दिग्विजय सिंह जी, रीता बहुगुणा जोशी जी कहने लगे, अपनी जिम्मेदारी लेने लगे, अगर हार हो गई तो जिम्मेदारी उनकी है, अगर जीत गई होती कांग्रेस, कल्पना कर लीजिए, तो क्या राहुल गांधी बोलते कि जीत उत्तर प्रदेश के नेताओं की है, उनकी नहीं है, या आप बोलते राहुल गांधी की जीत नहीं है? तो आपका जो परंपरा है कि जीत हुई तो गांधी परिवार का 10 जनपद का, हार हुई तो बेचारे गरीब कार्यकर्ताओं का, क्या यह सही है? नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, मैंने पहले भी समझाया, अगर फिर स्पष्ट कर दूं आपको, समझ लीजिए ठीक से। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के प्रभारी नहीं है। हम समझ गए, उस बात को समझ गए। अगर जीत गए होते तो बोलते कि प्रभारी नहीं है, पूरी मदद कर रहे थे।
अगर कोई आदमी आपकी मदद करने जाता है, मेरी बात सुनिए, आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुनने का तो हिम्मत रखिए ना। अगर कोई आदमी आपको मदद करने जाता है, आप सफल हो जाते हैं तो उसको धन्यवाद देते हैं, उसकी मदद के बाद भी आप सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, चलिए तो क्या शकील भाई, उचित है? आपने बहुत साफ तौर पर आपने बहुत साफ कहा है, शकील भाई आपने साफ कहा है, एक सेकंड शकील भाई ने साफ कहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की मदद करने गए थे। क्या आप अपनी ही पार्टी की ऐसे स्टेट में मदद करने जाते हैं अनिल जी, जहां पर आप 4 साल लगातार रोड शो कर रहे हैं, अपना ज्यादा समय आप वहां बिता रहे हैं, आप मदद करने जाते हैं? अगर 150 सीटें जीत जाएंगे तो क्या यही कहेंगे? 240 मीटिंगें की है वहां। 240 आपने निश्चित रूप से जो शकील भाई कह रहे हैं, और मदद चूंकि प्रभारी वो नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, तो कांग्रेस के बड़े नेता की हैसियत से अगर मदद की है पार्टी को और पार्टी का काम किया, चलिए तो उसमें और अच्छी बात है, उनको धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन अगर 221 240 रैलियां की, उन रैलियों के नतीजे अगर अच्छे नहीं आए तो ये भी साफ गोई से सबको कबूल करना होगा। हमारे साथ अनिल बंसल ने कुछ कहना चाहते, जरा देखिए मैं बताऊं मानक जी, शकील भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने निश्चित रूप से बहुत मेहनत की है, और अगर कांग्रेस वहां 50 सीटें भी लेकर आती है तो निश्चित रूप से इसका श्रेय राहुल गांधी को देना चाहिए कि 22 से उन्होंने 50 तक पहुंचा दिया। कभी कांग्रेस दावे तो सब दल करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वहां आप देख रहे हैं। यूपीए 2 की कितनी बदनामी है। यूपीए 1 अलग था, 2009 की जो लोकसभा चुनाव है उससे कांग्रेस बढ़ गई थी, 21 सीटें ले आई थी, लेकिन जमीनी हकीकत अब वहां यह थी कि उसके हिसाब से 105 विधानसभा सीटें बनती हैं अगर 5 से गुना करें तो। लेकिन माहौल यह था कि 22 से जो भी बढ़ जाए, अगर राहुल गांधी न लगते, अगर राहुल गांधी चुनाव में मेहनत ना करते, तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस वहां 22 सीटें भी मेंटेन कर पाती, इसमें भी वहां संदेह था। सिद्धार्थ जी आपको क्या लगता है, इस बार अगर समाजवादी पार्टी के हाथ में सरकार आ जाती है, बीएसपी के हाथ से निकलकर, कांग्रेस और बीजेपी 55 सीटें तीसरे और चौथे स्थान पर, आपको लगता नहीं एक बार फिर से वही बात साबित हो गई है, केंद्रीय पार्टियों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब दखल रह नहीं गया है और सारी की सारी ताकत रीजनल पार्टीज के हाथ में है? देखिए, इसका तो उत्तर 6 तारीख को ही दे पाएंगे, क्योंकि अभी जो सर्वे के आधार पे आप पूछ रहे हैं कि आपने हार मान ली है और आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, समाजवादी की बन गई, तो बड़ा कठिन होगा ये प्रश्न का उत्तर देना मुझे इस समय। चलिए कोई बात नहीं, 6 तारीख को ले लेंगे, 6 तारीख को भी आपको बुलाएंगे। आपने वक्त दे रखा है और हम लोग जरूर बात करेंगे। शकील साहब आपने भी शायद वक्त दिया है, नहीं दिया है तो मैं ऑन एयर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं 6 तारीख को आप हमारे लिए जरूर वक्त निकालेंगे, हम लोग बात करेंगे और ब्रेक के बाद हम लोग वापस लौटते हैं, तो इस बातचीत को, इस चर्चा को जारी रखते हैं। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद डायरी देखनी पड़ेगी, तब बताऊंगा कि मैं सुबह 9 बजे से बुक हूं 6 तारीख को। नहीं, उसी डायरी में जहां भी वक्त है, जहां भी आपके पास गुंजाइश है, 1.5 घंटा हमारे लिए भी बुकिंग रख लीजिएगा शकील। उस दिन आपको घेर पाएंगे ना शकील जी, उस दिन आप ये नहीं कह पाएंगे कि नतीजे आने दीजिए, उस दिन तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। चलिए छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और ये चर्चा जारी रहेगी। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 पर एक बार फिर आपका स्वागत है। एग्जिट पोल के नतीजे हम आपको लगातार आपकी स्क्रीन पर यहां नीचे दिखा रहे हैं, देखते रहिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में इस बार एग्जिट पोल, जो कि चुनाव के बाद का सर्वे होता है, वो ये कह रहा है कि यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जा रही है, सिर्फ 85 सीटें रह जाएंगी बहुजन समाज पार्टी की 206 से, जबकि समाजवादी पार्टी 97 सीटों से सीधे 185 पर जंप मारने वाली है। कांग्रेस बीजेपी 55 सीटों के साथ तीसरे और चौथे नंबर के लिए लड़ाई करते रहेंगे। प्लस माइनस देख लीजिए, 3% प्लस माइनस इसमें गलती की गुंजाइश रहती है, क्योंकि यह सिर्फ एक सर्वे है। नतीजे 6 तारीख को आएंगे, तभी पता चलेगा कि असल में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये उत्तराखंड के नतीजे भी जल्दी से आपको बता दें। एग्जिट पोल के नतीजे, जो कि चुनाव बाद सर्वे है, नतीजे 6 तारीख को आने, लेकिन सर्वे के मुताबिक बीजेपी इस बार 28 सीटों पर रह जाएगी और कांग्रेस 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन बहुमत से 5 सीटें दूर। बीएसपी और अदर्स 12 सीटें। सरकार की चाबी किसके हाथ में, यह भी फैसला होगा बाद में। और यह देखिए पंजाब की तस्वीर, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार, ऐसा लगता है इस बार पंजाब की सत्ता से बेदखल होने वाली है। यह कहना है चुनाव के बाद के सर्वे का, और कांग्रेस 60 सीटों के साथ मामूली बहुमत पा जाएगी पंजाब में एग्जिट पोल के मुताबिक। मानक यहां दिलचस्प है, इसलिए मैं चाहूंगा पहला सवाल शकील अहमद साहब से पूछूं, क्योंकि यूपी में 55 सीटें दिख रही है, प्लस माइनस 15, तो वहां तो शकील अहमद साहब मान नहीं रहे, लेकिन पंजाब की बात करें तो वहां कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है इसी सर्वे के मुताबिक।
शकील साहब, पंजाब में भी भरोसा है इस सर्वे पर, या वहां भी आपको लगता है कि नतीजे के बाद ही बात करेंगे? नहीं, हम लोगों के आकलन के हिसाब से वहां 65 से ज्यादा